मगर इससे पहले हम खालिद से मजीद कुछ न कुछ मालूम कर सकते थे। वीरा हम लोगों से बरहम होकर अपने कमरे में बंद थी। मैंने उसे बुलाकर अपने इरादे से आगाह करना जरूरी नहीं समझा और इसी वक्त अव्वल खान के साथ स्टेशन 4 की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मैंने इस पूरे कज़िये पर दोबारा गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि कैली के बयान के बाद इस केस से ताल्लुक रखने वाले हर ज़ेरे हिरासत मुजरिम से दोबारा और तफसीली बाज़पुरस ज़रूरी हो गई थी। हमारे पास सिर्फ खालिद था और हम इस पर काम करने जा रहे थे। दूसरे कैदियों के बारे में जलाल को एतमाद में लेना नागुज़ीर था। दुराने सफ़र अव्वल खान खामोश रहा। वह अपने ख्यालात की रूह में डूबा हुआ था। शायद उसके जहन पर यह खिफ़त भी सवार थी कि उसने किसी रद्दो कद के बगैर मेरी तजवीज़ से इत्तिफाक क्यों नहीं कर लिया। इब्तदाई मुखालफत के बाद रजामंदी बहरहाल उसके लिए कदरे सुबकी की बात थी। स्टेशन 4 पर खालिद की हैसियत कैदी की नहीं रही थी। उसे खतरात टलने तक वहां रहने की इजाज़त दी गई थी, इसलिए उसे सेल से निकालकर बैरिक के एक ऐसे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया था जहां साफ सुथरे बिस्तर के साथ बेहतर माहौल भी मुयस्सर था। कमरे में मुंतकिल करते हुए ये एहतियात की गई थी कि उसे स्टेशन 4 के बारे में ज्यादा मालूमात हासिल ना हो सके। उसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से मुकफ़िल था। खिड़कियों पर तख्ते जड़े हुए थे। ताज़ा हवा के आमदोरफ्त के लिए ऊंची दीवारों की बुलंदी पर बने हुए रोशनदान खुले हुए थे। दरवाजे पर ताला खुलने की आवाज़ें सुनकर वो होशियार हो चुका था। ताला खोलकर अव्वल खान पहले अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ? आयमन के बारे में तुम क्या खबर लाए हो? खालिद ने उसकी सूरत देखते ही बेताबाना अंदाज में सवाल किया। कोई अच्छी खबर नहीं है, अव्वल खान ने कहा। वो अभी तक आज़ाद है, अव्वल खान ने इख्तिसार से काम लेते हुए कहा। तुमने फाल्कन हाउस में इस पर हाथ डालने की कोशिश तो जरूर की होगी, उसने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। अपनी खाल में रहो, इससे बाहर आने की कोशिश मत करो, मैंने खफकी से कहा। हमने क्या क्या किया है और क्या नहीं किया तुमको इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुमसे जो कुछ पूछा जाए उसका सही जवाब दो। तुम लोग बहुत शरीफ नफ्स और मेहरबान हो, उसने यकायक भराई हुई और जज्बात से मगलूब आवाज में कहा। पिछली बार तुमने कहा था कि मुझे इस नंगे कैद खाने में रहना होगा, बस वहां एक गद्दा दे दिया जाएगा। मैंने भी सब्र कर लिया था, मगर यह तुम्हारा एहसान है कि तुमने मुझे इस आरामदेह कमरे में मुंतकिल कर दिया। मैंने अब तक तुमसे सच बोला है, आइंदा भी झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारे सिवा आईमैन के रवाबत और किन लोगों से थे? कदरे तवक्कुफ के बाद मैंने सर्द लहजे में पूछा। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मेरे लिए आईमैन और कैली ही सब कुछ थे। शीन से शुरू होकर इन्हीं पर खत्म हो जाती थी। इस स्याह कार का ड्राइवर कौन था जिसमें तुम लोग लीव मार्केट गए थे? मैंने यह भी बता दिया था कि वो मेरे लिए अजनबी था, उसने बेबसी से जवाब दिया। आईमैन ने उसके साथ सफर किया था, इसका मतलब है कि वो इसका करीबी आदमी था, मैंने इस्तफसार तलब लहजे में कहा। आईमैन खतरनाक हद तक मोहतात है, वो भरोसे का आदमी ना होता तो वो इसके साथ हरगिज सफर न करता। शायद खालिद सच बोल रहा था। आईमैन के रवाबत सिर्फ इसी हद तक महदूद नहीं थे, इसके मुकाबले में राजा आईमैन से ज्यादा करीब था। उसने आईमैन को देखा नहीं था, मगर लेन देन के मामलात की वजह से वो इससे बहुत ज्यादा राब्ते में रहता था। मुमकिन था कि काली गाड़ी का ड्राइवर उसी के आदमियों में से रहा हो। आईमैन ने अपने काम के लिए राजा को बराह रास्त अपने राब्ते में रखा था, लेकिन इस बात का कभी इम्कान था कि इसने किसी आड़े वक्त के लिए राजा से 2-4 काबिले एतमाद आदमियों के नाम और फोन नंबर वगैरह ले रखे हों, ताकि राजा की अदम दस्तियाबी की सूरत में किसी आड़े वक्त पर इनमें से किसी को तलब कर सके। वह इम्कान जहन में आते ही मुझे खालिद की आफारियत मादूम होती हुई नजर आने लगी। मैंने अपनी जेब से बेन डेविड की एक रंगीन तस्वीर निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। इसे पहचानते हो? मेरी निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज थीं। मैं इसके अजलात की एक एक जुम्बिश का जायजा ले रहा था। बेन डेविड की तस्वीर देखकर उसके चेहरे में कोई तब्दीली नहीं आई। उसकी सपाट आंखें चंद सानियों तक इस तस्वीर पर मरकूज रहीं, फिर उसने मायूसी से अपने सर को नफी में जुम्बिश देते हुए कहा, यह चेहरा मेरे लिए नया है, यह तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? बकवास बंद करो, मैंने गुस्से से उसे डांटा और वो लर्ज कर रह गया। वो हर जवाब देने के साथ कोई नया सवाल करने की बुरी आदत का शिकार था। मैंने तुम्हें सवालात करने से मना किया है। मैंने रुखाई से वो तस्वीर उसके हाथ से छीन कर अपनी जेब में रख ली और फिर उससे अपना फैसला कुन सवाल पूछ लिया जो काफी देर से मेरे जहन में कलबला रहा था। तुम शी में आईमैन और कैली के सिवा कम अज कम एक और आदमी को जानते हो, मुझे उसका नाम और पता दरकार है। मैं कसम खा सकता हूं कि मैं और किसी को नहीं जानता। उसने बौखलाकर दोनों हाथ जोड़ दिया और घिघियाई हुई आवाज में बोला, तुम झूठे हो या फिर तुम्हारा हाफिजा बहुत कमजोर है। मैंने उसे आजमाने के लिए सख्ती से कहा, अगर मैं कोई बात भूल रहा हूं तो तुम याद दिला दो।
मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, उसने इल्तिजा की। वो कौन है जिसने तुम्हारी और आईमैन की पहली मुलाकात कराई थी? मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद सर्द लहजा में पूछा। ओह, उसके मुंह से एक बेसाख्ता आवाज निकली। फिर उसने कहा, वो गॉर्डन है, मकामी ईसाई है और मुद्दतों से चोरी छुपे देसी शराब बनाने का धंधा करता है और कभी पकड़ा नहीं गया। अव्वल खान बेसाख्ता सवाल कर बैठा। वो पुलिस वालों से मिलकर काम करता है। कोई कड़ा वक्त आता है तो पुलिस वाले उसे होशियार कर देते हैं और कुछ दिनों के लिए अपना काम बंद कर देता है। ऐसे आदमी का बाहर से आए हुए आईमैन से क्या ताल्लुक हो सकता है? मैंने पूछा। मैं कुछ नहीं कह सकता, उससे मेरी दोस्ती है, वो मेरे हालात से वाकिफ था। उसने हमदर्दी के साथ मुझे एक अच्छी पार्टी से मिलने का मशवरा दिया। 1 साल की बेरोजगारी का अजाब झीलने के बाद मैं हर काम करने के लिए तैयार था। यूं गॉर्डन ने दूसरे दिन मुझे बेवावन भेज दिया, जहां सर से पैर तक सा लिबास में मलबूस आईमैन से मेरी पहली मुलाकात हुई और मैंने शी के फील्ड सर्वे का काम शुरू कर दिया। वो कहानी करीने कायास मालूम होती थी। गॉर्डन बुनियादी तौर पर मंशियात फरोश था और उसके हेरोइन फरोशों से भी करीबी रवाबत रहे होंगे। शायद आईमैन अमेरिका ही से उसका नाम और पता अपने साथ लेकर आया था। जो शी और चोपड़ा की तरह उसने आते ही गॉर्डन को भी अपने एतमाद में लिया होगा। वो एक नई कड़ी थी जो सामने आई थी। जिस तरह गॉर्डन ने खालिद को आईमैन की तरफ भेजा था, इसी तरह वो दूसरे लोगों को भी आईमैन से मिलवा सकता था। यह कथी जरूरी नहीं था कि आईमैन से मिलने वाले एक दूसरे से वाकिफ होते, लेकिन गॉर्डन का ऐसे मुतअद्दिद लोगों से वाकिफ होना नागुज़ीर था। मैंने गॉर्डन के बारे में कुरेद कर खालिद से मुतअद्दिद सवालात किए। इनकी रोशनी में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि गॉर्डन अपनी जात में मगन रहने वाला एक आदी शराबी था। उसने शादी नहीं की थी, अपना वक्त अपनी बरादरी के स्मार्ट और पुरकशिश लड़कियों के साथ गुजारता था। शराबनोशी में भांत भांत के तजर्बात के नतीजे में वो शराब साजी की तरफ शौकिया माइल हुआ था। बाद में खतीर आमदनी के इम्कानात ने उसे पेशावर शराब साज बना दिया। इस काम में उसे इतनी भारी आमदनी थी कि भत्ते वगैरह देने के बाद भी वो खुशहाल था और बेशतर वक्त बिल्कुल फारिग रहकर अपनी दुनिया में मगन नजर आता था। मुझे यकीन था कि इस बार मैंने खालिद के जहन के हर गोशे को अच्छी तरह टटोल लिया था। इससे निमट कर हम अव्वल खान के दफ्तर में लौटे तो वहां एक हैरत हमारी मुंतजिर थी। वीरा नहायत इत्मीनान से एक कुर्सी में नीम तराज सिगरेट के कश ले रही थी। तो तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने आंखें फाड़ कर तहय्युर ज़दा लहजे में उससे पूछा। तुम्हारा ख्याल था कि तुम मुझे इश्तियाल दिलाकर मुझसे अपना पीछा छुड़ा लोगे और शहर में अपना काम करते फिरोगे, मगर मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। बाहर गाड़ी नजर नहीं आ रही, क्या तुम टैक्सी से आई हो? अव्वल खान ने सवाल किया। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं टैक्सी से यहाँ आती। डैनी को तुम अपने साथ लेकर आए थे, मैं उसकी गाड़ी ले आई, तो इसे मैंने दनिस्ता ऊँट में खड़ा किया है कि कहीं तुम गाड़ी देख कर दूर ही से रफू चक्कर ना हो जाओ। उसने हंसते हुए जवाब दिया। तुम जलाल की बातें सुनकर बरहम हो गई थी, तुम्हारी बरहमी इतनी जल्दी कैसे काफूर हो गई? मैंने पूछा। ड्राइजन का एक गिलास पीने के बाद मुझे ख्याल आया कि मेरा गुस्सा बेसूद है। इमिग्रेशन वालों की रिपोर्ट सही और गलत का फैसला करने में खासी मदद देगी। खासी मदद? मैंने हैरत से दोहराया। मेरी दानिश में वो रिपोर्ट फैसला कुन होगी। अगर वो चुराया हुआ पासपोर्ट है तो इमिग्रेशन वाले पूरे वसूख से उसकी तस्दीक करेंगे। बेन डेविड इसी परवाज से कराची पहुंचा होगा जिससे कैली और आईमैन यहाँ आए थे। तुम्हारे दिमाग का फतूर अभी तक दूर नहीं हुआ? मैंने मुतासवाना लहजे में कहा। बेन डेविड का यहाँ आना काफी नहीं है, वो उसकी वापसी का रिकॉर्ड भी देखेंगे। मुझे तवक्का नहीं कि तुम्हारे सरकारी एहलकार इतने ज़हीन साबित होंगे। वो मुतबादल पासपोर्ट यहाँ से निकल गया होगा। तुमने मुर्गे की एक टांग की रट लगा रखी है। अव्वल खान बोला। ऐसा हुआ होगा तो उसकी आमद के रिकॉर्ड के सामने ये रिमार्क जरूर लिखा गया होगा कि बेन डेविड फलां तारीख को डुप्लीकेट पासपोर्ट पर पाकिस्तान से वापस चला गया। चलो, मैदान दूर है ना घोड़ा, शाम तक पता चल जाएगा कि तुम लोग कितने फर्शनास हो। ये बताओ कि तुम दोनों यकायक इधर क्यों आ गए? कैली के बयान के बाद खालिद से दोबारा मिलना जरूरी हो गया था। मैंने अपने लिए सिगरेट सुलगाते हुए जवाब दिया। हम आईमैन का सुराग खो चुके हैं। उस तक रसाई के लिए हमें नए सिरे से काम करने की जरूरत है। उसके जरिए गॉर्डन का नाम सामने आया है। इससे पहले कि वीरा कैली के बारे में कोई जहर फशानी शुरू करती, मैंने उसे बता दिया। गॉर्डन? वीरा ने अपने जहन पर जोर देते हुए वो नाम दोहराया, फिर कदरे तवक्कुफ के बाद बोली। ये वही सदाबहार कमवारा करंटा तो नहीं है जो बहुत उम्दा देसी शराब बनाने के लिए मशहूर है? हम दोनों वीरा का मुंह देखते रह गए। हम मकामी होते हुए गॉर्डन के नाम से बेखबर थे और वो गैर मुल्की होते हुए उसका पूरा नस्ब दोहरा रही थी। वही है, उसी ने खालिद को आईमैन के पास भेजा था। मैंने इकरार किया। जरूर भेजा होगा। शी के अच्छे दिनों में वो मेरे लिए भी काम करता रहा है। आईमैन को वाशिंगटन वालों ने उसका नाम दिया होगा। वीरा ने सिगरेट का धुआं उगलते हुए बताया।
वो शी के बहुत पुराने नमक ख्वारों में से है। इस पर इसी वक्त अल्लाह बोल दो। वो सोल्जर बाजार में अपने पुरताइश मकान ही में पाया जाता है। इसकी जरूरत नहीं है, मैंने अव्वल खान से मुखातिब होकर कहा। मैंने खालिद की बातों से अंदाजा लगाया कि गॉर्डन एक ऐश कोश और अमन पसंद आदमी है। अपने 2 आदमियों को उसकी तरफ भेज दो, वो खामोशी से उसे उठा लाएंगे। वो मुजाहमत नहीं करेगा। तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। वीरा बेसाख्ता बोल पड़ी। वो कानून से लड़ने की बजाय मिलकर चलने के असूल का कायल है। शायद अपनी आफियत और बेफिक्री के लिए अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा भत्तों के मद में देता होगा। अव्वल खान के लिए इतने इशारे काफी थे। उसने रिसीवर उठाया और इंटरकॉम पर अपने किसी आदमी को हदायत देने में मसरूफ हो गया। मैंने अपनी कुर्सी छोड़कर वीरा के शाने पर हाथ मारा और उठकर खामोशी से मेरे साथ हो रही। तुम बिला वजह लंबे चक्कर में पड़ रहे हो। इस वक्त आईमैन ने अमेरिकी कौंसल खाने में पनाह ली हुई होगी। अगर हिम्मत है तो वहां जाओ और उसे पकड़ लो। बैरक के बरामदे में टहलते हुए वीरा ने मशवरा दिया। इस वक्त बरामदे से बाहर खुले मैदान में चकाचौंध कर देने वाली चमकीली धूप फैली हुई थी। यह बात मैं भी जानता हूं। इस वक्त शहर में उसके लिए एक वही जाए अमान है और इस इमारत को सफारती तहफ्फुज हासिल है। हम उसकी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकते। वो इस इमारत में मुसलसल रुपोश नहीं रह सकता। कौंसल खाने की निगरानी का बंदोबस्त करो। जूं ही वो बाहर निकले इसका पीछा करो और उसे कहीं भी घेर कर पकड़ लो। वीरा ने नहायत पुरखुलूस अंदाज में मशवरा देते हुए कहा। मालूम होता है कि इस वक्त तुम्हारी अकल धूप चरने गई है। मसला यही है कि हम में से कोई इसे नहीं पहचानता। बेन डेविड की तस्वीरों से एक आस बंधी थी, इसे तुमने तजब्जुब में डाल दिया है। तस्वीर की तस्दीक होने तक हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। मैंने किसी को तजब्जुब में नहीं डाला। मेरे जहन में जो बात आई थी मैंने क्या डाली। वो बोली, तुम क्या सोच रहे हो? क्या गॉर्डन तुम्हारा यह तजब्जुब दूर कर सकेगा? यह सब दरमियानी कड़ियां हैं। फिलहाल मुझे इस ड्राइवर की तलाश है जो आईमैन और खालिद को काली गाड़ी में लीम मार्केट ले गया था। ड्राइवर बहुत करीबी और अंदर का खिदमतकार होता है। मुझे उम्मीद है कि वाईमैन का सूरत आशना जरूर होगा। यह महज एक मफरूजा है। तुम इस पर जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तुमको ये वक्त चोपड़ा पर सर्व करना चाहिए था। बरामदे के आखिरी सिरे से वापस लौटते हुए मैंने कहा, खालिद की कहानी आईमैन और कैली के नामों पर खत्म हो गई थी। यहां तक दौड़ लगाई तो गॉर्डन का नाम सामने आया है। हमें इन सपोलियों के सर भी कुचलने हैं जो यहाँ का खाते हैं और यहीं से गद्दारी करते हैं। गॉर्डन आएगा तो वो भी कुछ नए नाम उगलेगा। वो शायद तुम्हें ना पहचानता हो, मुझे देखकर भौंच कर रह जाएगा। क्या वो तुम्हें पहचानता है? मैंने चौंक कर हैर से पूछा। अभी बता तो चुकी हूं कि माजी में वो मेरे लिए काम करता रहा था, मगर उस जमाने में तो तुम ब्लैक क्वीन हुआ करती थी। सर से पैर तक चुस्त स्याह लिबास में सामने आती थी। मेरा वो रूप शी के आम कारिंदों पर अपनी दहशत कायम रखने के लिए था। खास आदमी मुझको आम औरत की तरह देखते थे। इसका मतलब यह हुआ कि गॉर्डन तुम्हारे खास मुकर्रबीन में शामिल था। तुम्हें इससे भी बड़ा दर्जा हासिल था। वो मुस्कुराते हुए मानी के लाजम बोली, तुमने तो इसी ब्लैक क्वीन वाले दौर में मुझे लिबास फितरत में भी देखा था। तुम बेशर्म हो गई हो। तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं कोई टेढ़ है जो शायद कभी ना निकल सके। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मुझे इस टेढ़ पर कोई नदामत नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी भरपूर अंदाज में अपनी मर्जी से गुजारी है। इंसान को जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। इसे जिस कदर लज्जतें कशीद कर सकते हो कर लो। यह मौका दोबारा किसी के हाथ नहीं आता। उसने बेबाकी से जवाब दिया, यह तुम्हारा बल्कि आज के मगरिब का फलसफा है, जहां मादी आसाइशों की दौड़ लगी हुई है। मशरिक और खास तौर पर इस्लाम का फलसफा बिल्कुल अलग है। जहां कुछ नहीं होता वहां के बसने वाले कनात पसंदी की गोद में पना लेते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। यह न कहो मशरिक वस्ता में किसी चीज की कमी है। अमारत में बहुत से अरब मुल्क अमेरिका से आगे ही। वीरा ने मेरी बात दरमियान ही से उचक ली। अपने मुल्कों में भी वो बहुत से गुल खिलाते हैं, मगर फिर भी वहां अपने कानून के असीर होते हैं। इन अमीर जादों का असल रूप देखना हो तो यूरोप और अमेरिका के कैसीनो और महंगे नाइट क्लबों में देखो। इनमें से बेशतर इन्हीं के दम कदम से आबाद है। मौत के बाद जिंदगी के बारे में तुमने क्या सोचा है? मैंने दूसरे रुख से सवाल किया। बचपन में मुझे इस बारे में बताया गया था। उसने बेपरवाही से कहा, मुश्किल यह है कि इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। क्या जो कुछ बता दिया गया वो काफी नहीं है? मैंने तीखे लहजे में उसकी बात काट दी। बात यहीं खत्म कर दो। ये सिलसिला जारी रहा तो मजहब की बात निकल आएगी। मुझे मालूम है कि तुम मुसलमान अपने अकायद के बारे में कितने कट्टर होते हो। खुद अपने अकायद और तालीमात पर अमल करो या ना करो, दूसरों की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं खड़ी नजरों से उसे घूर कर रह गया। जवाब में कुछ नहीं बोला क्योंकि हम अव्वल खान के दफ्तर के सामने पहुंच चुके थे। हमारी गैर मौजूदगी में उसने अपना काम निपटा लिया था और इस वक्त आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा हमारा मुंतजिर था। मैंने अपने 2 आदमी सोल्जर बाजार की तरफ रवाना कर दिए हैं। उसने मुजाहमत करने की कोशिश की तो वो उसे जूते मार कर ले आएंगे। इसके आने तक हमें यहीं रुकना होगा। मैंने वीरा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा
मैं घर में किसी से कुछ कहे सुने बगैर निकली थी। वहां कोई मेरा इंतजार नहीं करेगा। उसने बेपरवाही से जवाब दिया। यह क्या अहमकाना हरकत की तुमने? मैंने तेजी से पूछा। तुमको देर हो गई तो गजाला और सुल्तान शाह को तशवीश होगी, तुम्हें उनको बता कर आने चाहिए था। उसके इंकशाफ के बाद घर फोन करना जरूरी हो गया था। मेरी आवाज सुनते ही गजाला ने मुझे बताना चाहा कि वीरा नाराजगी के आलम में घर से निकल खड़ी हुई थी, मगर मैंने उसकी बात काट कर उसकी वो परेशानी रफा करते हुए बता दिया कि वो स्टेशन 4 में थी और हम दोनों को वापसी में देर हो सकती थी। खाने का वक्त हो गया था। अव्वल खान ने अपनी अर्दली को खाने का बंदोबस्त करने की हिदायत की और हम तीनों बातों में उलझ गए। स्टेशन 4 के नीम फौजी मेस का खाना सादा मगर लजीज था। अव्वल खान के इसरार पर हम दोनों ने सैर होकर खाना खाया। फिर वीरा की फरमाइश पर गरम गरम चाय आ गई। चायनोशी के दौरान में ही इंतकाम पर इतला मिली कि अव्वल खान के आदमी गॉर्डन को पकड़ लाए थे और उसे लॉकअप में डाल दिया था। मुझे मालूम था कि स्टेशन 4 में लॉकअप की इस्तिलाह फर्नीचर से आ रही उन वहशतनाक कमरों के लिए राइज थी जिनमें से एक में खालिद को रखा गया था। चाय पीने के बाद हम तीनों अव्वल खान के दफ्तर से उठकर गॉर्डन की तरफ चल दिए। वीरा कमरे के बाहर रुक गई। मैं अव्वल खान के साथ अंदर चला गया। वो गहरे सांवले रंग और घुटे हुए जिस्म वाला एक पस्ता कामद शख्स था। उसके बदन पर नफीस कपड़े नजर आ रहे थे। एक उंगली में बेशकीमत हीरे की अंगूठी चकमगा रही थी। उसने किसी आसाब जदगी का मुजाहिरा नहीं किया था। फिक्रमंदी के साथ एक दीवार से टेक लगाए खड़ा हुआ था। मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे किसी आदि मुजरिम की तरह यहां लाया क्या है? हमारे अंदर दाखिल होते ही उसने शाइस्ता लहजे में एहतजाज किया। क्या मैं जान सकता हूं कि मैं किन लोगों के कब्जे में हूं और मुझे यहां क्यों लाया गया है? तुम्हारी हैरानी बजा है, मैंने सर्द महरी से कहा। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें खतरे का कोई सिग्नल नहीं दिया और तुम नागहानी मुसीबत में आ गए। हम जानते हैं कि तुम एक मुद्दत से अपने घर में देसी शराब बनाने की भट्टी चला रहे हो, मगर हमें उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। यह भी याद रखना कि यहां से तुम कोई भत्ता देकर नहीं निकल सकोगे। हमें अपने चंद सवालों के जवाब दरकार हैं। यहां से तुम्हारी गुलू खुलासी की सिर्फ एक सूरत है कि तुमसे जो कुछ पूछा जाए बताते चले जाओ। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर जम कर रहेगी। चंद सानियों तक वो खामोश रहा, फिर सुकून से बोला। तुमने मेरी भट्टी का हवाला शायद मुझे ब्लैकमेल करने के लिए दिया है। इसके बजाय तुम सवाल करो ताकि मुझे तुम्हारे अज़ाइम के बारे में कुछ पता चल सके। वो ज़हीन होने के साथ साथ मजबूत आसाब का भी मालिक था। मैंने पूछा, 2 और 2 कितने होते हैं? मेरा मजाक का उड़ाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारा गैर कानूनी कैदी हूं और तुमको मुझ पर बहुत ज्यादा बालादस्ती हासिल है। आईमैन कब से यहां आया हुआ है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। मैं किसी आईमैन को नहीं जानता, उसने पूरे एतमाद के साथ जवाब दिया। फिर तुमने खालिद को किसके पास भेजा था? मैंने जारहाना लहजे में अगला सवाल किया। यह नाम भी मेरे लिए अजनबी है। उसके इत्मीनान में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया, इसलिए मैं वीरा खुले हुए दरवाजे में से अंदर घुस आए। उस पर निगाह पड़ते ही गॉर्डन की आंखें हैरत से पेशानी पर जा पड़ी और वह हड़बड़ाकर अपने कदमों पर सीधा खड़ा हो गया। वीरा, तो तुम यहां इन लोगों के साथ? पहले उन्होंने मुझे भी तुम्हारी तरह अगवा किया था। मैं तुम्हारी तरह अपने कसबल दिखाती रही। ये बहुत सफाक और बेरहम लोग हैं। इन्होंने ऐसी मार लगाई कि अब मैं इनकी हर हदायत पर बिला चूचरा अमल करती हूँ। मेरा मशवरा है कि मार से बचने के लिए तुम भी इनके हर सवाल का जवाब देते चले जाओ। गॉर्डन के चेहरे पर पहली बार सरअसहमगी के आसार नजर आए। उसने थोक निकलने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारे बारे में यहां बिलाशुबा इश्तिहार नहीं छपे थे। तुम वाकई यहां मौजूद हो। ये लोग शायद तुम्हारे इशारे पर मुझे यहां लाए हैं। इस बारे में अपना जहन साफ कर लो। वीरा ने उसे मशवरा दिया। ये लोग मेरे ताबे नहीं हैं, मैं इनके लिए काम कर रही हूं। मैंने आईमैन का नाम सुना है, इससे मिला हूं, मगर यह हकीकत है कि मैं उसे नहीं जानता। वो मुझसे नकाब लगाकर मिला था। वीरा को देखते ही गॉर्डन के गुब्बारे की हवा निकल गई और उसने एक ही सांस में बोलना शुरू कर दिया। मैंने खालिद को इससे मिलने के लिए भेजा था। शायद वह अब भी इसके लिए काम कर रहा हो, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैंने उसके लिए कोई जुर्म किया है, न किसी का खून बहाया है। अखबारों में छपने वाले वाकयात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वेरी गुड, मैंने तहसीन अमेज लहजा में कहा। यह खुशी की बात है कि वीरा को देखते ही तुम्हारा हाफिजा वापस लौट आया। अब यह बताओ कि आईमैन से तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? इससे मेरी पहली और आखिरी मुलाकात डिफेंस के B52 नंबर बंगले में हुई थी। वहां उसने मुझे सिल्वर आई दिखाई थी और $5000 दिए थे। बाद में मैंने उसे नहीं देखा। वो कभी कभी मुझे फोन करता रहता है। गॉर्डन ने रवानी से बोलना शुरू कर दिया था। वो हमारा पहला कैदी था जिसने जरा सी भी मार खाए बगैर सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए थे। वीरा की रुनुमाई होते ही उसका सारा हौसला जवाब दे गया था। इसने तुमको आखिरी फोन कब किया था? मैंने पूछा। मुझे दिन और तारीख तो याद नहीं, लेकिन यह याद है कि उसके फोन के अगले ही दिन अखबारों में उसका नाम आया था। उस पर क्लिफ्टन के इलाके में किसी को मारने का इल्जाम था। उसकी गाड़ी कौन चलाता है? मैंने चंद लम्हों के सकूत के बाद पूछा। मैंने कहा ना कि उससे मेरी सिर्फ एक मुलाकात हुई थी। वो किससे क्या काम लेता है इस बारे में मुझे इल्म नहीं है।
उसने बेचैनी से अपना वजन दूसरी टांग पर मुंतकिल करते हुए जवाब दिया, तुम उसके रिक्रूटिंग एजेंट थे। तुमने कितने आदमियों को उसके पास भेजा था? खालिद के अलावा उसने 2 पुराने आदमियों के फोन नंबर दिए थे। ये 3-4 महीने पहले की बात है, जब वो नया कराची आया था। मुझे नहीं मालूम कि उनमें से किसने उससे राब्ता किया होगा। जब शी यहां मर खप चुकी है तो वो यहां क्या लेने के लिए आया है? इस बार वीरा ने उससे सवाल किया।